हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रिचवानी। और गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोग को 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, साथ में पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिलेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। आज गाइस हम लोग कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस लेके आए हैं। केस स्टडीज जो है हमारी चैप्टर 3 की बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है जो मुझे लगा कि शायद एग्जाम में आ सकती है, वो मैं यहाँ पे आज लेकर आई हूँ। तो अच्छे से समझना और किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व होती है वो भी ध्यान से समझना। गाइस, केस स्टडी सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्वेश्चन आप लोगों से क्या मांग रहा है वो पढ़ो, ठीक है। मतलब लास्ट से स्टार्ट करो, उसके बाद स्टार्टिंग पढ़ो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं ये मांग रहा है, फिर पढ़ते हैं कि यार ये चीज़ कहाँ थी। तो ऐसे में हमारा डबल टाइम वेस्ट होता है, और पेपर हमारे को पता है सिर्फ 3 आवर्स का ही होता है। तो हम लोग को पहले लास्ट पढ़ना है कि हमसे मांग क्या रहा है, ताकि हमारा माइंड सेट उसी चीज़ में चले और उसी चीज़ को ढूंढे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। लास्ट यहाँ पे बोल रहा है, इन द अबव पैराग्राफ, आप लोग को दिख रहा होगा, सेकंड पॉइंट है ना, इन द अबव पैराग्राफ 2 मेजर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी हैज बीन डिस्कस्ड, ठीक है। 2 मेजर चीजें गवर्नमेंट पॉलिसी की बताई है इसमें, ठीक है, उसको बताना है आप लोगों को। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल्सो एक्सप्लेन 3 इम्पैक्ट ऑन दीज कॉन्सेप्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बताना है। तो देख लेते हैं, ठीक है। MN टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ लीडर इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, लीडर है। क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग द वर्ल्ड, मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट बनाता है ताकि पूरे वर्ल्ड में वो आपस में कनेक्ट रह सके। इट हैज लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम विच इन्वेंट द फर्स्ट स्मार्ट वॉच नेम एज W7। The watch besides showing the time also mention few health parameters, मतलब सिर्फ टाइम नहीं बताती, और भी चीज़ें बताती है, लाइक हेल्थ बताती है, हार्ट बीट बताती है, ब्लड प्रेशर बताती है, एक्सेट्रा। While in search of market abroad, the company found that in India the reform process was underway with the aim of accelerating the pace of economic growth। बताइए, इंडिया भी क्या चल रहा है, ग्रोथ में चल रहा है, ठीक है। The company decided to take the advantage of simplified export procedure and removal of quotation as well as tariff restriction in India। मतलब उस टाइम इंडिया क्या कर रहा है, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए उन लोगों ने टैरिफ वगैरह हटा रखा है, ठीक है। आप लोगों को पता हो तो इंडिया का एक बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1944 में अग्रीमेंट भी हुआ था कि वो लोग क्या करें, टैरिफ वगैरह हटाए, कोटा वगैरह हटाए, ठीक है। इससे क्या होगा, 1991 की बात है, सॉरी, ठीक है, तभी लिबरलाइजेशन LPG जो है वो पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसी टाइम की बात कर रहा है। It set up its office in जामनगर with the view to capture the Indian market, मतलब इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए उसने जामनगर में ऑफिस लगाया। In the short span of time, the company emerged as a market leader, ठीक है। Success of the company attracted many other players to enter the market, मतलब कुल मिला के कहानी बता रहा है कि इंडिया की से बाहर से एक कंपनी थी जिसने एक स्मार्ट वॉच डेवलप की थी W7, जो सिर्फ टाइम नहीं बताती थी और सारी चीज़ें भी बताती थी। उसने देखा कि इंडिया में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोटेशन और टैरिफ वगैरह हटाती। कोटेशन मतलब पहले इंडिया में एक लिमिट थी कि इतना ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो सकता था, वो सब हट गया, ठीक है। तो अब वो इंडिया में आया और इंडिया में अच्छा मार्केट प्लेयर बन गया और जामनगर में उसने अपना ऑफिस लगाया। आगे देख लेते हैं थर्ड लाइन से, कंपटीशन रिजल्ट इन रिडक्शन इन प्राइस। इस वजह से क्या हुआ कि प्राइसेस कम होने लगे, कंपटीशन चला इंडियन इंडस्ट्रीज से, तो इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी अपनी चीज़ों का प्राइस कम रखा, देयर बाय बेनिफिटिंग द कस्टमर। और इससे कस्टमर्स को फायदा ये हो गया क्योंकि बहुत सारे जब सेलर्स आ जाते हैं तो वो प्राइस कम रखते तो कस्टमर को फायदा हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ लिया था हम लोगों ने कि पैराग्राफ में 2 मेजर पॉलिसीज बताओ गवर्नमेंट की। तो आ जाओ आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, तो क्या हुआ, लिबरलाइजेशन। दूसरा, बाहर की इंडस्ट्री यहाँ आ रही है और यहाँ की बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आता है 2 मेजर कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी दैट हैव बीन डिस्कस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आप लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एक लाइन तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एक लाइन अगर आप लिखोगे तो क्या मार्क्स देगा वो। तो यहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाने होंगे कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। किसी को नहीं भी आता ना तो भी 2 लाइन में अपनी लैंग्वेज में बना के लिख के आ जाना, छोड़ के मत आना। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन था।
तो द 3 मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर आउटलाइन बिलो। इंक्रीजिंग कंपटीशन, देखो आप लोग को भी पता है जब वो बाहर से आया तो इंडिया में क्या बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, ठीक है। मोर डिमांडिंग कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर की चल रही है क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत सारे, तो कस्टमर का देखा जा रहा है, तो मोर डिमांडिंग कस्टमर। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, वो नई टेक्नोलॉजी लाया तो हमें भी कुछ ना कुछ नया मिला और साथ में इंडियन इंडस्ट्री भी कुछ नया करने की कोशिश करेगी, तो ये सब कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ये 3 मैंने बताए हैं, लेकिन आप लोग पैराग्राफ पढ़ के और भी सारी चीजें ला सकते हो कि फॉरेन करेंसी आएगी वहां से आएगा, तो ठीक है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग डाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार देखना, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, AE Limited was operating in business in Malaysia. मलेशिया में इसका बिजनेस है। The company is starting exporting its product to India. When Prime Minister announced relaxation in import duty on electronic item, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में से ड्यूटी हम लोग हटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी ने वहाँ मलेशिया की कंपनी ने इंडिया में चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया, कंपनी ने इंडिया में रिटेलर्स भी रखे who have direct online link with the supplier to replace stock when needed, मतलब उन लोगों ने डायरेक्टली कांटेक्ट किससे किया, बाहर की कंपनी से किया, एजेंट है इंडिया के, लेकिन जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो बाहर क्या करेंगे, उनको डायरेक्टली बता देंगे, इससे कंपनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस, तो डायमेंशन आप लोग को पता है कि कौन कौन से थे, 5 ही थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल, ठीक है। तो वहाँ पे ही दिमाग बढ़ाना है अपना, तो यहाँ पे देखो बाहर से आ रही है तो टेक्नोलॉजिकल आ गई, इंडिया ने ड्यूटी कम की, पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे लीगल नहीं बोल सकते, लीगल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि परमानेंटली ड्यूटी कम नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टाइम के लिए किया, तो जब हम लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज कुछ टाइम के लिए डिसीजंस लेते हैं वो पॉलिटिकल में आता है, वो लीगल में नहीं आता। लीगल हमेशा एक एक्ट होता है जो कि परमानेंटली चलता है, तो देख लो यहाँ पे 2 ही है, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, इसके 2-2 3-3 पॉइंट समझा देना अगर ज़्यादा मार्क्स का है, और 1 मार्क्स का है तो सिर्फ नाम लिख देना, और 1 मार्क्स में भी आए तो आप लोगों को नेम के साथ एक लाइन एक्सप्लेन कर दोगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं, लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ, आइडेंटिफाई से, ठीक है। आइडेंटिफाई बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर डिफरेंट डायमेंशन, आगे डायमेंशन पूछ रहा है, वही टेक्नोलॉजिकल, लीगल और वो सब कुछ देखना है हम लोग को। तो एज पर डायरेक्शन इशू बाय सुप्रीम कोर्ट, देखो यहाँ पे कोर्ट की बात आ रही है, और जब भी कोर्ट की बात होती है ना तो वो लीगल में आ जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट पास एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ टबैको प्रोडक्ट विद एन एरिया ऑफ 200 मीटर ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब उन लोगों ने बोला कि जहाँ जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से 200 मीटर तक के टबैको सारे बैन हो जाने चाहिए। इट कंजप्शन इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्योंकि उसका कंजप्शन इंजीरियस टू हेल्थ है। पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, और लोग भी क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं हेल्थ और फिटनेस के लिए। दिस इंडिकेट द गवर्नमेंट एटीट्यूड टूवर्ड दिस बिजनेस, और इसलिए बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन करना चालू किया और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चालू किया। बताओ कौन से, यहाँ पे देखो पहला सुप्रीम कोर्ट आया तो लीगल हो गया, दूसरा गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, पॉलिटिकल हो गया, लोग क्या कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पे सोशल की बात आ गई, ठीक है। तो ये 3 आ गए, तीनों को एक एक लाइन में आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको 5 तो मिल ही जाएंगे। गाइस मेरे कई भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स बोलो सॉरी, है ना, स्टूडेंट्स है वो उन लोगों के 99 100 तक मार्क्स भी लाए हैं। तो गाइस अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व करोगे और अपने कंटेंट से रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करोगे ना तो वो आप लोग के लिए बहुत हेल्प करेंगे। साथ में मैंने ये भी बताया आप लोग को 90% स्कोर की एक वीडियो है जो मैंने आप लोग को बनाई है, मैं इसमें लिंक भी दे दूँगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता है क्या है, आप लोगों को पता चलेगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो एकदम से 90 तो नहीं आ सकती, लेकिन कुछ तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख लो लास्ट में क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वही डायमेंशन ही पूछता है और ज़्यादातर इस चैप्टर में से सिर्फ डायमेंशन ही आते हैं या फिर एलपीजी के लिए पूछता है। और आजकल एक नया बहुत आ रहा है टॉपिक डिमोनेटाइजेशन, जो कि अभी नया ही आया है 2016 में, मतलब जो हमारा नोटबंदी हुई थी वो सारा बताता है।
तो द कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स को कोर्ट ने बैन करना करा। पहला, दीज बैग्स क्रिएट मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विद अफेक्ट टू लाइफ ऑफ पीपल। आगे देखो कुछ सोशल आ रहा है, एनवायरमेंटल आ रहा है, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी एट लार्ज इज मोर कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड। अब सोसाइटी आ गया तो यहाँ पे सोशल के लिए बोल रहा होगा। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू द जूट इंडस्ट्री, मतलब जो जूट इंडस्ट्री लगाएगा उसको सब्सिडी देंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल आ गया क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इनोवेशन टेक्निक तो टेक्नोलॉजिकल आ गया, आर बीइंग डेवलप टू मैन्युफैक्चर जूट एट लो रेट, ठीक है। लास्ट, इनकम्स आर रेजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग। तो ये भी थोड़ा सा सोशल टाइप का एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बैन किया था गवर्नमेंट ने, तो आ गया लीगल। दूसरा सोशल के लिए था, याद हो तो अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ। दूसरा था सोसाइटी एट लार्ज इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे लीगल सोशल आ गया, ठीक है। तीसरा पॉलिटिकल, मैंने आप लोगों को बोला था गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी, वही सेम आ गया। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट इनोवेशन था, तो इनोवेशन के लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल आएगा, तो आ गया देखो टेक्नोलॉजी। और लास्ट था कि इनकम लोगों की बढ़ रही है, तो वो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, इसलिए वो इकोनॉमिक आ जाएगा। एक बार देख लो, आगे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, मतलब डीमोनेटाइजेशन होने के बाद। एक बार वापस देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। सेकंड लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं, आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन, वो डायमेंशन ही पूछ रहा है, ठीक है। पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इन द फर्दर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी। गाइस इसकी बहुत अच्छी कहानी है। मोदी जी चाहते थे कि इंडिया में दूसरी कंट्रीज की तरह क्या हो, कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी मतलब लोग कैश लेके ना चले, कार्ड से, पेटीएम से, इनसे ज़्यादा पेमेंट करें। और आप देख रहे हो इंडिया में ये चीज़ हो भी रही है, इसीलिए वो डीमोनेटाइजेशन लाए। डीमोनेटाइजेशन कोई 2016 में अचानक नहीं है, उसका बहुत बड़ा प्लान था। बहुत सालों से उन लोगों ने जीरो बैलेंस अकाउंट और ये सब लाए थे, तो इसीलिए हम लोग सब वो इसलिए कर रहे थे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, और इसीलिए डीमोनेटाइजेशन भी आया था। तो वही बातें ये बोल रहा है, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इन द फर्दर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी चाहते थे हम लोग। द सेंट्रल कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द ऑर्डिनेंस फॉर पेइंग वेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, मतलब यहाँ पे एक कोर्ट ने, कैबिनेट ने बोला कि जो वेजेस देते हैं, जो मजदूरों को पैसा मिलता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से मिला जाए। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट अप्रूव द अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने अप्रूव की सेक्शन 6 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। और देखो यहाँ पे एक्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लीगल आएगा जरूर। टू अलाउ एम्प्लॉयज टू ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री टू मेक पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड चेक। और ज़्यादातर लोगों को आज देखो तो कैशलेस ही पैसा मिलता है, मतलब सीधा बैंक अकाउंट में जाता है, कैश में नहीं जाता। द न्यू ऑर्डिनेंस विल बी एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर, मतलब ये पब्लिक सेक्टर पे एप्लीकेबल हुआ था। आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन, तो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने काम किया, पॉलिटिकल आया, लीगल आया, और आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करो इसलिए टेक्नोलॉजी आया। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेक इन इंडिया, अब इसमें भी देख लो एक बार क्या पूछ रहा है। लास्ट लाइन आई थिंक नेक्स्ट पेज में होगी, हाँ नेक्स्ट पेज में। इन द कंटेंट्स, ऊपर से ही पढ़ रही हूँ, एक बार देखना। इन कंटेंट्स ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन, वापस वही डायमेंशन पूछ रहा है। लिस्ट एनी टू वैल्यूज, वैल्यूज आजकल पूछते नहीं है तो इसको एक बार स्किप कर लेते हैं क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने पूरा ले लिया था, तो इसको एक बार स्किप करते हैं। आइडेंटिफाई लिस्ट एनी टू वैल्यूज, ठीक है। मेक इन इंडिया इज an initiative launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस इंकरेज नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, मतलब यहाँ पे मेक इन इंडिया आप लोगों को पता है 2016 में आया था, और ये बोला गया था कि मेक इन इंडिया की हेल्प से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो, इंडिया की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करो। और आप लोगों को पता है जो कंपनी 75% से ज़्यादा इंडिया का प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, मतलब मैन्युफैक्चर भी यहीं कर रही है, बेच भी यहीं रही है, मतलब बेच आप भले बाहर सकते हो लेकिन रॉ मटेरियल वगैरह 75% से ज़्यादा यहाँ यूज़ करें, तो उसको कुछ सब्सिडरीज मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब बोल रहा है। इट फोकस, सेकेंड लाइन पढ़ रही हूँ मैं, इट फोकस ऑन जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनवायरमेंट्स इन द 25 सेक्टर ऑफ इन द इकोनॉमिक। सही बात है, अगर आप लोग मेक इन इंडिया यहीं सारा काम करोगे तो यहाँ पे लोगों की जॉब बढ़ेगी। और ये मेक इन इंडिया मेनली 25 बिजनेस के लिए आया था, तो 25 सेक्टर वही बात बोल रहा है। Under the initiative, broaches on these sectors and a web portal were released.
द इनिशिएटिव एम एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े। इट ऑल्सो सीक टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और जब हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो बाहर के लोग भी कुछ यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता भी हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ गया है, 74% तक हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाहर के लोग को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आराम कर सकता है, मतलब बाहर का लोग यहाँ पे आके आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 74% तक, और कहीं कहीं सेक्टर में तो 100% भी है। यहाँ पे हम लोग को डायमेंशन देखना है, तो देख लो यहाँ पे डायमेंशन, यहाँ पे कौन सा हुआ, पॉलिटिकल हुआ क्योंकि यहाँ पे मेक इन इंडिया क्या हुआ, एक पॉलिसी आई, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल हुआ क्योंकि हम लोग इंडिया में बना रहे हैं, तो इंडिया में कोई नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो बातें बता रहा है। एक इकोनॉमिक हुआ क्योंकि हमारे पूरी इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहा है कि अगर आप लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हो तो बहुत सारे लोग को जॉब मिलेगी, और जॉबलेस जो है लोग या अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो इंडिया में वो बहुत सही होने लगेगी। अब वैल्यूज एक्चुअली में आजकल आती नहीं है, इसलिए एक बार इसको स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब एक बार वापस इसमें भी एक बार देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। हाँ, लास्ट में देखना, थर्ड लास्ट लाइन देखना, आप लोगों को मिल जाएगा। इन द लाइट ऑफ अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ मेजर कंपोनेंट, मतलब एलपीजी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसी को देख के करेंगे। अब देख लेते हैं। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब डिफेक्ट कम हो तो इफेक्ट भी कम होगा, मतलब कहने का मतलब नुकसान कम होगा। इज अ स्लोगन कॉइन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने एक रेफरेंस लिया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया में बनाए और जीरो डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, आगे चलते हैं। इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, द स्लोगन रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ी। कई इंडस्ट्रीज को तो इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज देके बोला कि इंडिया का यूज करो, मतलब इंडिया के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि बाहर की चीजें मत यूज करो। कहाँ थी मैं, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, द स्लोगन रिफ्लेक्ट, थर्ड लाइन पढ़ रही हूँ, द स्लोगन रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट दिस प्रोडक्ट हैव नो डिफेक्ट एंड द प्रोसेस थ्रू विच प्रोडक्ट हैव मेड जीरो एडवर्स एनवायरमेंट, मतलब हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जीरो करे, मतलब वही बोल रहा है। देखो आप लोग को 4th लाइन मिल जाएगी, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। द जीरो इफेक्ट मॉडल एम टू मेक इन इंडिया द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री, मतलब हम लोग को इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट कम हो ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिवेंट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर बीइंग रिजेक्टेड बाय द ग्लोबल मार्केट, मतलब हम लोग को अपना प्रोडक्ट इस तरीके से बनाना है कि ग्लोबल मार्केट में वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो। आगे देख लेते हैं। Moreover, before the initiative launch, the limit of foreign direct investment in various sectors have been relaxed, मतलब इस इनिशिएटिव को लाने से पहले बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया है हम लोगों ने। मैंने बोला ना 74 और कई सेक्टर में तो 100% भी है, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वॉज मेड अवेलेबल ऑनलाइन एंड द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस वॉज इंक्रीज टू 3 ईयर। पहले लाइसेंस 1 साल या 2 साल के लिए मिलता था, लेकिन अब 3 साल के लिए हो गया है, ठीक है। वेरियस अदर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर वर ऑल्सो रिलैक्स बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें हम लोग को इन द लाइट, वो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ मैं इन द लाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे इन द लाइट में ये बोल रहा है कि आप लोग को बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे ली गई है। देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन हुआ, क्यों, हम लोगों ने क्या किया, लिबरल किया। क्या लिबरल किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरल किया ना, और बहुत सारे हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस हटाए, साथ में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी सब्सिडीज दी। तो लिबरलाइजेशन आया यहाँ पे। दूसरा ग्लोबलाइजेशन आया क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो सारी एलपीजी में हमें समझाना था। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, एक बार आगे देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द रेलिवेंट फीचर ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे फीचर के बारे में पूछ रहा है, तो फीचर के में ही दिमाग दौड़ाना है हम लोग को। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो द मेन्यू आइटम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड चेन आर कस्टमाइज्ड टू सूट द जनरल पैलेट्स ऑफ द लोकल पीपल इन द रिलीजन, मतलब
हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोगों को वही प्रोडक्ट बनाना है जो कि जनरल लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब आसपास के लोगों को अच्छा लग रहा है, लोकल पीपल्स को अच्छा लग रहा है। When McDonald's started its business in India in the year 1996, ओहो ये तो मेरा बर्थडे था, the company went through its a complete localized strategy, मतलब मैकडी जब आया था तो उसने कम्प्लीटली लोकलाइज किया। आप लोगों को यहाँ का इंडिया का मैकडी का बर्गर खाना और बाहर का खाना, वहाँ पे बीफ भी डलता है लेकिन इंडिया में बीफ चलता नहीं है, तो इसीलिए इंडिया के हिसाब से यहाँ पे आलू टिक्की बर्गर मिलता है, जबकि बाहर आलू टिक्की नहीं मिलता। बाहर आप लोग देखोगे ना तो वहाँ पे बीफ डल के भी बर्गर मिलता है, लेकिन उन लोगों को पता था इंडिया में नहीं चलेगा, तो इसलिए उन लोगों ने इंडिया में इस तरीके से प्रोडक्ट बनाया कि इंडिया के मार्केट के हिसाब से हो। वही बात ये बोल रहा है। 4th लाइन पे हूँ मैं, McDonald's changed its product menu to accommodate the vegetable burger, give the larger vegetarian population। आ गया। मैकडी कभी भी है ना कहते हैं वेजिटेरियन नहीं था, लेकिन इंडिया में आके उसने करा क्योंकि उसको पता था कि इंडिया में अगर मैं वेजिटेरियन बर्गर बेचूंगा तो मुझे लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इट हैज़ ऑल्सो अल्टर्ड इट्स स्टोर डिजाइन एंड इवन रिड्यूस द प्रोडक्ट प्राइस बाय क्लोज टू 15%, और इससे प्राइस भी कम किया। ऑल्सो द मैक आलू टिक्की बर्गर इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, वही बात मैंने बोली थी कहीं नहीं मिलता था, बट इन इंडिया में मिलना स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। बताओ कौन सा है रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी मतलब कि हम लोग को उसी हिसाब से काम करना है जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो। हमारे यहाँ पे इंडिया में वेज ज़्यादा चलता है, बीफ नहीं चलता है, तो हम उसने क्या किया, रिलेटिविटी में काम किया, मतलब लिंक करके काम किया, जिस तरीके के कस्टमर है वैसा ही यहाँ पे इन लोगों ने काम किया। नेक्स्ट 2 मिनट रिलैक्स ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गए, तो एक बार 1 2 3 कर लेते हैं। 1 2 3 और चेयर अप हो जाओ एक बार यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर गेनिंग पावर एज अ कंज्यूमर अवेयरनेस। एक बार देख लेते हैं इसमें भी क्या पूछ रहा है। लास्ट लाइन देख रही हूँ मैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द रेलिवेंट फीचर्स। देखो यहाँ पे फीचर के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली एनी 3 पॉइंट विच हाईलाइट द बिजनेस एनवायरमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द मैनेजर। एक बार देख लेते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर गेनिंग पावर एज अ कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू हैज इंक्रीज, मतलब कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़ा एनवायरमेंटल इशू का over the year and they are conscious about choosing product that are not adverse effect in the environment। मतलब हम लोग अब पहले क्या होता था कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट यूज़ करता था जो अकॉर्डिंग टू बिजनेस होता था, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्योंकि अब कंज्यूमर क्या हुआ, क्योंकि कंज्यूमर के लिए बहुत सारे लॉज वगैरह आए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, कंज्यूमर के लिए बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी है, बहुत सारे बिजनेस है, तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइसेस है, तो इसीलिए कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए इन लोगों ने क्या किया, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना चालू किया, ताकि उनको मतलब अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया, और ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि एनवायरनमेंट को कम से कम इम्पैक्ट डाले। बिकॉज रीज़न है कि अभी बिजनेस को कई बार CSR भी करना पड़ता है। गाइस मैं एक बार पूरा ऊपर से रीड मार रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर गेनिंग पावर एज अ कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इशू हैज इंक्रीज। कंज्यूमर अवेयर हो गया एनवायरमेंट के लिए over the year and they are conscious about choosing products that have not adverse effect on the environment। they are now more conscious about carbon emission, climate change effect। मतलब हम लोग देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज लाई है जिससे हम लोग का एनवायरनमेंट सही रहे, and want themselves to be seen as a green advocate among the peers। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट रहे। In such a scenario, it has become a challenge for the companies as they have to not only meet the need of the consumer but also their product का मतलब सिर्फ कस्टमर की नीड आपको फुलफिल नहीं करनी, साथ में एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली रखना है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ ग्रोइंग नीड फॉर बेटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए क्योंकि कस्टमर की नीड भी फुलफिल हो, साथ में हमारा एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट नहीं पड़े। तो हमें फीचर्स बताने देख लेते हैं। यहाँ पे इंटर रिलेटेड है क्योंकि कस्टमर और दूसरी क्या बात बता रहा है ये, एनवायरनमेंट। तो 2 फैक्टर्स हो गए, तो आपस में एक दूसरे फैक्टर्स रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड इज द रेलिवेंट फीचर ऑफ बिजनेस है विच इज बीइंग डिस्कस अबव।
The 3 points which highlight the importance of business environment and its understanding by manager are below. 3 points बताने थे। तो पहला था it enable a firm to identify opportunity in getting firm। बताया था ना इसने, I think पूछा भी था, एक बार देख लेते हैं। Discuss briefly, last point देखो, discuss briefly any 3 points which highlight the importance। तो importance में यहाँ पे क्या था कि अगर एक बिजनेस को यहाँ पे सर्वाइव करना है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा फर्स्ट मूवर है? क्योंकि वो देख रहा है एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। लाइक अगर गाइस मैं आप लोगों को बोलूँ कि पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पे वगैरह पढ़ते थे, ऐसे स्लाइड्स का सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ, एकदम से स्लाइड का सिस्टम चेंज हुआ। तो जो लोग पहले ऐसे पढ़ा लेंगे वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेंगे। टीचर्स भी है तो उनको समझना पड़ेगा कि बच्चों को अब ऐसा चाहिए कि स्लाइड्स भी चलती रहे और साथ में उनको कोई समझाने वाला भी हो। तो ये चीज़ अगर जो पहले ले लेगा वो ज़्यादा फायदा उठा लेगा, जो बाद में लेगा वो कम फायदा उठाएगा। तो यही बोल रहा है कि इट इनेबल टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी देखो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखो। दूसरा, ट्रैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कोशिश करो इस तरीके से रिसोर्सेज यूज करो कि एनवायरमेंट को कम इम्पैक्ट करे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन गाइस, मैं 10-10 क्वेश्चन ही लाती हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा केस स्टडीज में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग को ज़्यादा मैं एक वीडियो में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बता रही हूँ। The government want to raise 56,500 crore from the sale of stake in state-owned enterprise National Thermal Power Corporation। NTPC जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, कॉर्पोरेशन है, उसको गवर्नमेंट बेच के डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। और कितने रुपए रेस करना चाह रही है? 56,500 करोड़ इन 2016 to 2000। कौन सा है? डिसइन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट तो करिए, पब्लिक सेक्टर किसके हाथ में जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रहा है, तो डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं अभी आपको एक बात बता देती हूँ। गवर्नमेंट काफी सारे सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। आप लोग को पता है LIC में भी हम लोग का IPO आ रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे अभी स्ट्रैटेजिक सेल्स में लगी हुई है। मतलब टोटल वो चाह रही है 100% प्राइवेट के हाथ में चल जाए, कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ के, क्योंकि इससे ये फायदा होता है गाइस कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा, प्राइवेट के हाथ में रहेगा, तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, साथ में गवर्नमेंट के पास भी कुछ पैसा आएगा जिससे गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह में यूज कर सकती है। कुछ नुकसान भी है क्योंकि उसके इनकम अब प्राइवेट हाथ में चल जाएगी। लाइक रेलवे भी मैंने सुना है कि प्राइवेट होने वाला है, तो वो सारी इनकम किसके हाथ में चल जाएगी? प्राइवेट के हाथ में चल जाएगी। तो वो अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रोन्स होता है तो कुछ क्लोन्स भी होते हैं। तो गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। गाइस आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। गाइस कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और मेरी और भी वीडियोस आप लोग देखना, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को पता है यार क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।